किस तरह की हेल्प मिलती है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से। तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि स्टोइकोमेट्री का मतलब क्या है, बताएं। तो जब किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसमें कुछ नंबर आते हैं ना बैलेंस करने पर। जैसे सामने एक बैलेंस इक्वेशन है, 2 पोटेशियम क्लोराइड गिविंग 2 KCl एंड 3 ऑक्सीजन, परफेक्ट बैलेंस है। और इसमें जो नंबर आए हैं 2, 2 एंड 3, ये है इनकी स्टोइकोमेट्री। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है मोल्स को। 2 मोल ऑफ KClO3 डिकम्पोजेज एंड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ KCl एंड 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये स्टोइकोमेट्री है। पर इसका बेनिफिट क्या है इस स्टोइकोमेट्री का? एक्चुअली इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि रेक्टेंट अगर मालूम है तो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कितना बनने वाला है, और अपोजिट भी कर सकते हैं। माने प्रोडक्ट मालूम हो तो रेक्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर KCl और ऑक्सीजन 2 और 3 मोल रेशो में बनेंगे। माने अगर 2 मोल KCl बनेगा तो साथ में 3 मोल ऑक्सीजन जरूर बनेगी। माने यहाँ पर इनका मोल रेशो है 2:3, और ये हमें हेल्प करेगा अगर एक मालूम हो तो दूसरे को फाइंड करने का। अब किस तरह से हेल्प मिलेगा? तो मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसी क्वेश्चन के लिए है कि 5 मोल ऑक्सीजन बन रही है तो KCl कितना बनेगा। ये सवाल है हमारे लिए कि अगर ऑक्सीजन 5 मोल बन रही है तो KCl कितना बनेगा। तो मान लेते हैं कि KCl बनेगा A मोल। अब KCl और ऑक्सीजन इनका रेशो 2:3 होना चाहिए स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो हम लिख सकते हैं A/5 = 2/3, और A का वैल्यू इसमें आ गया ना। तो A का वैल्यू आया 10/3 मोल, माने KCl 10/3 मोल इस प्रोसेस में बनने वाला है। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर एक प्रोडक्ट मालूम है तो दूसरे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम। पर क्या हम तब भी कर सकते हैं जब रेक्टेंट मालूम हो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, या प्रोडक्ट मालूम हो तो रेक्टेंट निकाल सकते हैं? डेफिनेटली ये पर्पज है हमारा स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करने का। अब ये सामने की इक्वेशन है 2 KClO3, सेम इक्वेशन दोबारा लिखा हुआ है 2 KClO3 गिविंग 2 KCl एंड 3 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर 2 मोल KClO3 डिकम्पोज हो रहा है और 2 मोल KCl और 3 मोल ऑक्सीजन बन रहे हैं, तो टोटल 5 मोल प्रोडक्ट बन रहा है। यानी 2 मोल रिएक्टेंट के कंज्यूम होने से या डिसअपियर होने से प्रोडक्ट के 5 मोल बन रहे हैं। तो अब 2 से मालूम में 5 बन रहे हैं तो हम X/Z किसी से भी निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को अपोजिट भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि किस तरह से हमें ये हेल्प करेगा। अब मान लो हमारे पास 10 मोल KClO3 है और 10 मोल KClO3 डिकम्पोज हो रहा है, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? तो मान लें हम A मोल बनेगा। तो 10/A = 2 और 5 के रेशो के इक्वल होगा। A का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और A का वैल्यू आएगा 25 मोल। माने अगर 10 मोल पोटेशियम क्लोराइड डिसअपियर होगा तो बनेगा 25 मोल टोटल प्रोडक्ट। क्या हम अलग अलग निकाल सकते हैं KCl कितना बनेगा और ऑक्सीजन कितनी बनेगी? वो भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। अब लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और भी आसान होती हैं अगर मोल बाय स्टोइकोमेट्री रेशो को यूज किया जाए। ये रेशो बड़े काम का है, मोल अपन स्टोइकोमेट्रिक रेशो, क्योंकि इससे हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लो किसी प्रोसेस में 2 प्रोडक्ट हैं P एंड Q, जो दोनों एक साथ बनते हैं। तो हम लिख सकते हैं मोल बाय स्टोइकोमेट्री ऑफ P = मोल बाय स्टोइकोमेट्री ऑफ Q। अब हमें एक मालूम हो तो दूसरा निकाल सकते हैं, या M फॉर मोल, S फॉर स्टोइकोमेट्री। तो यहाँ P का मोल बाय स्टोइकोमेट्री मालूम हो तो निकाल सकते हैं Q के कितने मोल बनेंगे, या Q को मालूम हो तो निकाल सकते हैं P के कितने बनेंगे। तो बहुत इजीली हम 2 प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं। अब ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 अमोनिया गिविंग नाइट्रोजन हाइड्रोजन। हेबर प्रोसेस है जिसमें अमोनिया को हम डिकम्पोज कर रहे हैं। हेबर प्रोसेस का अपोजिट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 4.5 मोल हाइड्रोजन अगर प्रोसेस में बन रही है तो साथ में कितनी नाइट्रोजन बनेगी। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों का स्टोइकोमेट्री मालूम है। अब इसमें हाइड्रोजन बन रही है 4.5 और स्टोइकोमेट्री 3। नाइट्रोजन मान लेते हैं X मोल बनेगी, तो इसका स्टोइकोमेट्री है 1।
तो मोल बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मोल बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ नाइट्रोजन 4.5/3 इक्वल टू x/1, तो x का वैल्यू आया 1.5। तो बड़ी आसानी से हमने ये कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि एक के मोल मालूम थे, दूसरे के मोल हमने निकाल लिए। अगर हमें मोल किए गए मास मालूम हो या वॉल्यूम मालूम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मास या वॉल्यूम को मोल में चेंज कर लेंगे और आगे उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये रेशो जो है मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री इक्वल टू मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री एक काम का रेशो है। और जैसे हम दो प्रोडक्ट कंपेयर कर रहे हैं, हम दो रिएक्टेंट भी कंपेयर कर सकते हैं इस रेशो के थ्रू। तो मान लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपस में कंपेयर करना है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो सपोज रिएक्टेंट हो R और प्रोडक्ट हो P, तो मोल बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मोल बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, M/S ऑफ R इक्वल टू M/S ऑफ P। इनमें जो भी मालूम हो तो दूसरा अपने आप निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट मालूम हो तो रिएक्टेंट निकाल सकते हैं, और रिएक्टेंट के मोल मालूम हो तो प्रोडक्ट के मोल इजीली हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें रिएक्टेंट दिया हो, प्रोडक्ट निकालना हो, या प्रोडक्ट दिया हो, रिएक्टेंट निकालना हो। सामने के इक्वेशन है 2KClO3 गिविंग 2KCl एंड ऑक्सीजन। अब हमें निकालना है कि अगर 2 मोल ऑक्सीजन बनाना है तो कितने मोल पोटेशियम क्लोराइड को लेना पड़ेगा। ध्यान रखें, ऑक्सीजन के मोल दिए और KClO3 के मोल निकालने हैं। तो इसमें ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्री 3 और पोटेशियम क्लोराइड का स्टोइकियोमेट्री 2। तो मान लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड बनेगा x मोल। तो ऑक्सीजन और KClO3 को कंपेयर करेंगे, तो 2/3 माने गिवन मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकियोमेट्री इक्वल टू मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन स्टोइकियोमेट्री, और कंपेयर करने पर कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करें, ये आ रहा है 4/3 मोल। तो आसान है ना करने में, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत इजीली हमने निकाल लिया कि 2 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए हमको 4/3 मोल पोटेशियम क्लोराइड को यूज करना पड़ेगा। और दो रिएक्टेंट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं हम। सपोज किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं R1 एंड R2, दो कंपैरिजन क्या होगा? कंपैरिजन होगा मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ R1 इक्वल टू मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ R2। कोई एक तो दिया होगा हमें, दूसरा हमें निकालना पड़ेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, निकाल सकते हैं। और ऐसा एक इक्वेशन देखते हैं हम। यहाँ पर एक इक्वेशन है एथेन प्लस ऑक्सीजन गिविंग CO2 एंड वाटर। स्टोइकियोमेट्री इक्वेशन में दी गई है, अगर नहीं दी गई हो तो इक्वेशन को बैलेंस करके ही होगा। अब यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 1.4 मोल ऑक्सीजन कितने मोल एथेन का कंबशन करेगी। ऑक्सीजन दिया हुआ है लेकिन एथेन के मोल निकालने हैं, कितने मोल एथेन का कंबशन करेगी। ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्री 7 है और एथेन का स्टोइकियोमेट्री 2 है। तो सपोज एथेन है x मोल, तो हम लिख सकते हैं 1.4/7 इक्वल टू x/2, और x का वैल्यू 0.4 आ रहा है। ऑक्सीजन के मोल दिए थे 1.4, तो 1.4 अपॉन स्टोइकियोमेट्री, और एथेन के मोल को हमने x मोल माना, तो x अपॉन स्टोइकियोमेट्री। सिंपल है ना, एकदम सिंपल है, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हमें समझ में ना आ रहा हो। इजीली एक कैलकुलेशन समझ में आ रही है। तो ऑक्सीजन के मोल मालूम है तो एथेन के मोल हम फाइंड कर पाए। अगर एथेन के मोल मालूम होते तो डेफिनेटली हम ऑक्सीजन के मोल फाइंड कर सकते थे ना। तो ये मालूम पड़ गया हमें कि इसमें एथेन 0.4 मोल कंज्यूम होगा। कि हम ये निकाल सकते हैं कि 0.4 मोल एथेन से कितना मोल CO2 बनेगा और कितने मोल वाटर बनेगा। सिंपली मोल बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ एथेन इक्वल टू मोल बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ सेकंड पॉइंट कर सकते हैं इसको। अब गैसियस स्पीसीज में मोल का रेशो और वॉल्यूम का रेशो सेम होता है, इसे बोलते हैं गैल-लॉक लॉ। तो गैल-लॉक लॉ को यूज करके हम प्रॉब्लम को डायरेक्ट वॉल्यूम के थ्रू भी कंपेयर कर सकते हैं, पर ये तभी कर सकते हैं जब दो गैसेस को कंपेयर करना हो। अगर एक गैस हो और दूसरा गैस ना हो तब हम आपस में वॉल्यूम कंपेयर नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोनों गैसें हों तो कंपेयर हम इजीली कर पाएंगे, बिल्कुल जैसे मोल के प्रॉब्लम करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन है प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन गिविंग CO2 एंड वाटर, और प्रोपेन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं। तो यहाँ पर दिया है 30 मिलीलीटर ऑक्सीजन के थ्रू कितने मिलीलीटर प्रोपेन का कंबशन होगा। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है और प्रोपेन का वॉल्यूम हमें निकालना है।
तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम अपॉन स्टोइकियोमेट्री इक्वल टू प्रोपेन का वॉल्यूम अपॉन स्टोइकियोमेट्री। सिंपल से ट्रिक लगाएंगे हम। तो 30 अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑक्सीजन की 5 है, तो 30 अपॉन 5 इक्वल टू प्रोपेन को x मिलीलीटर मान लेते हैं, तो x अपॉन 1। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है इसमें, x का वैल्यू आ रहा है 6 मिलीलीटर, माने 30 मिलीलीटर ऑक्सीजन के थ्रू हम 6 मिलीलीटर प्रोपेन का फुली कंबशन कर सकते हैं। अब अगर हमें प्रोपेन का वॉल्यूम मालूम होता तो हम निकाल सकते, तो उसके लिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना कंज्यूम होगा, और सिंपल होगा वॉल्यूम अपॉन स्टोइकियोमेट्री इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन स्टोइकियोमेट्री। पर ये वॉल्यूम वाली प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व तभी कर पाएंगे जब दोनों कंपोनेंट गैसेस हो। ये ध्यान रखना है, ये आप तब मत लगा देना जब उनमें से कोई एक गैस ना हो। लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज़ है? लिमिटिंग रिएजेंट एक्चुअली डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब इमेजिन करें कि हम एक कार फैक्ट्री में हैं और हमारे पास 100 कार चेसिस है, माने कार की बॉडी है और 100 व्हील हैं। तो हम कितनी कार बना सकते हैं? क्या 100 कार बना सकते हैं 100 व्हील लेकर के? डेफिनेटली नहीं बना सकते, क्योंकि 4 व्हील और एक बॉडी से एक कार बनेगी, तो 100 व्हील से 100 कार तो नहीं बनेंगी। 100 व्हील से केवल 25 कार हम बना सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में व्हील पर डिपेंड करेगा कि टोटल कार कितनी बनेगी। तो यहाँ व्हील हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो भी कंपोनेंट प्रोडक्ट डिसाइड करता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। एक्चुअली 2 रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होता है जब वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम दिया गया हो, माने जितनी उसकी रेशो के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशो के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, अगर उससे कम दिया हो तो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। अब इसे एक और सवाल देखते हैं हम, O2 एंड 2H2 गिविंग वाटर। अब इसमें सपोज हाइड्रोजन दिया है 4 मोल और ऑक्सीजन दिया है 10 मोल। तो 10 मोल ऑक्सीजन के साथ तो 20 मोल हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशो 1:2 है। तो अगर ऑक्सीजन 10 मोल है तो हाइड्रोजन को 20 होना चाहिए। तो यहाँ हाइड्रोजन केवल 4 मोल दी गई है, यानी जितना रिक्वायर्ड था उससे काफ़ी कम दी गई है। तो डेफिनेटली इसमें हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगी। अच्छा बताएं इसमें कितने मोल वाटर बनेगा? तो नेचुरली हाइड्रोजन डिसाइड करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बता सकते हैं आप कितने मोल वाटर बनेगा। तो 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर बनता है, तो 4 मोल हाइड्रोजन से डेफिनेटली 4 मोल वाटर बनेगा। आपको बहुत आसानी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है। लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा उसे मानते हैं जो रिक्वायर्ड रेशो से कम दिया होता है। और हमें समझ में आ रहा था कि ऑक्सीजन अगर 10 मोल हो तो हाइड्रोजन को 20 मोल होना चाहिए था, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का एक तरीका और है। अच्छा, अगर एक लिमिटिंग रिएजेंट है तो दूसरा रिएजेंट क्या होगा? दूसरा रिएजेंट होगा एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जिसका भी मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री का वैल्यू कम होता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ये ध्यान रखें, जिसमें मान लो 2 रिएक्टेंट है, दोनों के मोल दिए हैं, तो हम मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कंपेयर करेंगे। तो जिसका मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिविंग अमोनिया। सपोज हमारे पास 30 मोल नाइट्रोजन है और 60 मोल हाइड्रोजन है। तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? तो हम मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री चेक करेंगे। नाइट्रोजन का मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री होगा 30/1 मीन्स 30 आएगा, लेकिन हाइड्रोजन के लिए 20 आएगा। तो हाइड्रोजन का मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री लेसर आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। तो हाइड्रोजन बन गया लिमिटिंग रिएजेंट और नाइट्रोजन बन गया एक्सेस रिएजेंट। डिड यू कैच इट? समझ में आया कि लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा वो होता है जिसका मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कम होता है। अब किसी इरिवर्सल प्रोसेस में लिमिटिंग रिएजेंट पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हो जाएगा तो दूसरा क्या? दूसरा तो पूरी तरह कंज्यूम नहीं होगा, तो दूसरा कितना रिएक्ट करेगा ये कैसे निकालेंगे? तो हम निकाल सकते हैं इसको, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू कंज्यूम्ड मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ एक्सेस रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट का मोल मालूम है, दूसरा कितना कंज्यूम्ड होगा उसको हम एक्स मान लेंगे, एक्स मोल कंज्यूम होगा, तो ये पता चल जाएगा हमें कि दूसरा का कितना अमाउंट खर्च होगा और कितना वो बाद में प्रोसेस के बाद में बचा रह जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, एथेन प्लस ऑक्सीजन गिविंग CO2 एंड वाटर।
तो सपोज हमारे पास 14 मोल ऑक्सीजन है और 8 मोल एथेन है, तो मोल बाय स्टोइकियोमेट्री ऑक्सीजन का आ रहा है 2 और एथेन का आ रहा है 4, तो ऑक्सीजन बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो डेफिनेटली ऑक्सीजन इस प्रोसेस में पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगी, लेकिन एथेन नहीं होगा, एथेन पूरी तरह कंज्यूम नहीं होगा। तो क्या हम निकाल सकते हैं 4 मोल में से कितना कंज्यूम हो जाएगा? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मोल बाय स्टोइकियोमेट्री इक्वल टू कंज्यूम्ड मोल ऑफ सेकंड अपॉन स्टोइकियोमेट्री। तो ऑक्सीजन के मोल 14 मोल थे, 14/7 इक्वल टू x/2, तो x की वैल्यू आ रही है 4 मोल। इसका मतलब हुआ कि 8 मोल एथेन में से 4 मोल एथेन कंज्यूम हो जाएगा और बाकी